जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं यूरोड्रोन प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारत और इस समय यूरोप के बीच में जो यूरोड्रोन प्रोग्राम है इसको लेकर बातचीत चल रही थी और भारत को कई बार यूके की तरफ से खुद इसको लेकर आमंत्रण भी मिल चुका था। तो फाइनली कल भारत के तरफ से यूरोड्रोन प्रोग्राम में एज एन ऑब्जर्वर एंट्री ली जा चुकी है, या यूं कह ले भारत ने एक ऑब्जर्वर के तौर पर जो यूरोड्रोन प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर लिया है। और अब जो इंटरेस्ट है भारत का वो सिर्फ इसको ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन करने का नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स इस तरह पे इंगित कर रही है कि आने वाले भविष्य में भारत तकरीबन दर्जन भर जो ट्विन इंजन यूरोड्रोन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं इनको एक्वायर भी कर सकता है। और ये यूरोपियन नोशन के साथ एक कोलैबोरेटिव वेंचर के अंतर्गत होगा। अगर हम यूरोड्रोन की कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 2.3 टन की है और ये एडवांस सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। रक्षा मामलों के जानकार ये कहते हैं कि भारत ऑलरेडी 30 की संख्या में जो MQ-9B ड्रोन्स हैं इनको खरीद रहा है, जिसमें सी गार्डियन और स्काई गार्डियन दोनों शामिल हैं। और जब भारत को यूरो ड्रोन भी मिलेंगे तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे और भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी पहुंचाएंगे। इनके रोल्स की बात करें तो इनका जो मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि MQ-9B के साथ जब इनका कोलैबोरेशन होगा या इनका मर्जर होगा तो फिर भारत के पास जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और भारत इस इलाके में डोमिनेट भी करेगा, क्योंकि यूरो ड्रोन मल्टी रोल ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है डाइवर्स इन्वायरमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट होगा भारतीय सेना के लिए। और इसके अलावा जो एयर स्पेस सुपीरियरिटी है ये भी भारत को मिलेगी, क्योंकि यूरो ड्रोन के जो पेलोड कैपेसिटी है और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ISR मिशन को एग्जीक्यूट करने में इसकी जो कैपेबिलिटी होगी कॉन्टेस्टेड रीजन में, जैसे कि हिमालय हो गए या फिर बॉर्डर्स हो गए चाइना और पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आएगा। और ये अमेरिकन और यूरोपियन सिस्टम के आने के बाद जो फोर्स मल्टीप्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और हम पहले ही मान रहे थे कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो एडवांस ड्रोन प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि अब जो कमिटमेंट है भारत की इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की सामने आ चुकी है, तो आने वाले भविष्य में अगर भारत लिमिटेड नंबर्स में ही सही लेकिन अगर इनको लेता है तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। अगर हम ड्रोन प्रोक्योरमेंट की बात करें तो भारत में इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी इसके अलावा 30 की संख्या में MQ-9 ड्रोन डील को फाइनलाइज कर चुका है, जिसमें से जो स्काई गार्डियन और सी गार्डियन है ये सेना के तीनों अंगों को मिलने वाले हैं। हालांकि अभी यूरो ड्रोन की बात करें तो ये प्रोग्राम अंडर डेवलपमेंट है और ये कब तक बन के तैयार होगा इसके बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रोग्राम को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। चाइना की तरफ से हाल ही में एक ऐसी कंफर्मेशन सामने आई है जिसके बाद भारत समेत कई देशों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और ये कंफर्मेशन आई है 19 जनवरी 2025 को, जब चाइना की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है कि उन्होंने एक एडवांस हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जिसके बाद जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उनकी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब ये मिसाइल जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं इनको काफ़ी दूर से ही हिट करने में सक्षम होगी। और इसका प्राइमरी टारगेट होंगे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट या फिर दूसरे जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं वायुसेना के वो। मिसाइल को लेकर के जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये मिसाइल इतनी कैपेबल है कि ये एयरबॉर्न थ्रेट्स को तो काउंटर कर ही सकती है, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर भी स्टेशनड है उनको भी टारगेट बनाने में ये सक्षम होगी। और ये मिसाइल मैक 5 की स्पीड को एक्सीड करने में सक्षम है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक मिसाइल जो कि मैक 5 से ज़्यादा ट्रैवल करने में सक्षम है वो आजकल के जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है मौजूदा उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगी, क्योंकि इनको इंटरसेप्ट कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि इनका जो पाथ और स्पीड है ये अनप्रिडिक्टेबल है और ऐसे में इनको देख पाना और इनको डिस्ट्रॉय कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब चाइना ने इसमें जो आर्क हीटेड विंड टनल्स हैं इनको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है, जहां पर चाइना उन सारे जो कह सकते हैं इश्यूज़ हैं, खासकर एरोडायनामिक हीटिंग इश्यूज़ हैं जो कि हाइपरसोनिक ट्रैवल पर फेस करने पड़ते हैं, उनको इस फैसिलिटी में उसने स्टडी किया है और दूर करने का प्रयास किया है। क्योंकि आपको पता है कि हाइपरसोनिक स्पीड पे जो टेम्परेचर होते हैं और वेलोसिटी जो होती है इसकी वजह से मिसाइल के स्ट्रक्चर डिग्रेड हो सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम इन कंडीशंस का सक्सेसफुल मैनेजमेंट कर लें तो एक रोबस्ट और कॉम्बैट रेडी मिसाइल तैयार की जा सकती है। और सेम काम चाइना के द्वारा इस बार किया गया है। चाइना की जो ट्रायल है
वो फैसिलिटीज़ में किए गए हैं जिन्हें बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशन जैसे कि मार्स लैंडिंग हो गई, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था और उन कंडीशंस में मिसाइल को सिमुलेट किया गया है। तो यहाँ पर आप चाइना की हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देख सकते हैं जो कि चाइना इस प्रोजेक्ट में झोंक चुका है। अब भारत के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? भारत के पास इस समय सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है, जिनके लिए इस नए क्लास की हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरीके से नई है। इनकी स्पीड और मनूवरबिलिटी जो हमारे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। तो अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना जिस प्रकार वेपनरी में एडवांसमेंट ला रहा है, भारत को भी अब जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन पे काम करना होगा, जो कि इस प्रकार की हाइपरसोनिक थ्रेट को काउंटर कर सके। क्योंकि हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल को देख पाना, उनको काउंटर कर पाना अभी तक काफ़ी मुश्किल रहा है और खुद रशिया की आप एग्ज़ाम्पल को देखें अगर तो ज़िरकॉन और जो दूसरी मिसाइल हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी यूक्रेन में और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बौने साबित हुए थे। तो ऐसे में अब भारत के लिए नया चैलेंज ये है कि कैसे भारत हाइपरसोनिक थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम होता है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इसको पूरा करने के लिए हर यथासंभव प्रयास भारतीय वायुसेना की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एयर मार्शल एम मतेश्वरन सर, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी करी है जो एमएमआरसीए 1 से संबंधित है। उन्होंने कहा कि एमएमआरसीए 1 को स्क्रैप करके 36 राफेल को लेना भारत के लिए कोई एडवांटेजेस डिसीजन या प्रॉफिटेबल डिसीजन नहीं था। निसंदेह भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें पूरी हुई और निसंदेह राफेल एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल थे, लेकिन हमने एमएमआरसीए 1 का जो ब्लंडर किया है उसका खामियाजा भारतीय वायुसेना आज भी भुगत रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम एमएमआरसीए 1 डील को फाइनलाइज करते तो ये भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस करती और इसके अलावा ये भारतीय वायुसेना की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है या भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक बड़ा बूस्ट लेकर आती टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। और आज हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते और जो घटी स्क्वाड्रन क्षमता का रोना आज हम रोते हैं, शायद ये चीज़ें हमारे लिए उस समय थोड़ी आसान हो जाती। उन्होंने कहा वर्ष 2000 से लेकर के आज 2025 तक भारतीय वायुसेना का कोई भी बड़ा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और इन दशकों में भारतीय वायुसेना ने राफेल जैसे 36 एयरक्राफ्ट्स की ही डील को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। 2000 के दशक में भारतीय वायुसेना मिराज को लेना चाहती थी, लेकिन 2004 के आसपास उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर भारत को राफेल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन तत्कालीन सरकार इसको लेकर के भी गंभीरता नहीं दिखाती है। और फिर एमएमआरसीए 1 के अंतर्गत जब वहाँ पर टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड पूरा होता है, तो वहाँ पर टाइफून और राफेल को विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन राफेल L1 होता है, तो राफेल को यहाँ पर क्लियर विनर मान लिया जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर उस समय की सरकार इस डील को फाइनलाइज कर देती और लोकल प्रोडक्शन को लेकर हामी भर देती, तो आज भारतीय वायुसेना की स्थिति कुछ और हो सकती थी। उन्होंने कहा कि हालात अभी भी नहीं बिगड़े हैं, भारत अभी भी चाहे तो चीज़ों को सुधार सकता है, लेकिन हमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इनको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जितनी भी डिलेज़ हुई हैं, जितने भी प्रोग्राम स्क्रैप हुए हैं, उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल की इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।